दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त हम हिसार में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, आए दिन आप चैनल पे कुछ खास हस्तियों को देखते रहते हैं, मोटिवेशन लेते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह जी हैं। चौटाला सरकार में मंत्री रहे और भी काफ़ी सारे जो पद हैं इनके पास रहे हैं विभिन्न सरकारों में। तो जानकारी ले लेते हैं और आज इनके भविष्य को लेकर भी चर्चा करेंगे। जो इनका भूतकाल रहा, जो देवीलाल जी के साथ इनकी काफ़ी यादें हैं और भी जो पुरानी राजनीति रही है उनसे काफ़ी अनुभव इन्होंने लिए हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है जो नए राजनीतिज्ञ लोग हैं। संपत जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो संपत सिंह जी, मैं आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपका जन्म कहाँ हुआ और स्कूल और कॉलेज कहाँ आपका रहा? देखिए, मैं एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ जी। और मेरे पिताजी खेती का काम करते थे और मेरे बड़े बाबा जी थे, वो छोटा मोटा बिजनेस काम करते थे। जी। पहले जैसे हमारे गांव के अंदर जो है रेलवे स्टेशन है, तो रेलगाड़ी वहाँ रुकती थी, माल गाड़ियाँ जो है सामान लेकर आती थी। जी। उन माल गाड़ियों से मेरे ताऊजी बैलों की जोड़ी से गाड़ी बनाई हुई थी और उसमें सामान जो है हमारे वहीं जो भी पल्लेदार थे वो उसमें रख दिया करते थे और गांव के किसी कोठे के अंदर स्टोर के रूप में वो जमा हो जाता था। और बाद में जरूरत पड़ती थी तो वो जब माल बेचते थे तो मालगाड़ी में वापस जाना पड़ता था, तो वो चला जाता था। और उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया और ट्रैक्टर के बाद ट्रक ले लिया, मतलब आगे तरक्की करते गए। और मेरे तीसरे जो छोटे चाचा जी थे वो स्कूल में टीचर हुआ करते थे। जी। तो इस तरीके से हमारी फैमिली इकट्ठी फैमिली चलती थी, बल्कि मेरे दो दादा भी इकट्ठे थे। जी। तो इकट्ठा परिवार था और ज़मीन वगैरह जो है काम चलाऊ ज़मीनें थी, इसीलिए बड़े बाबा जी ने जो है ना बिजनेस की लाइन की तरफ जोड़ा। और वो कहते ये थे कि भाई अगर मेरी कोई मानो तो इन ज़मीनों में कोई फ़ायदा नहीं। कोई ज़मीन खरीदता तो कहते थे कोई काम करो, और काम उन्होंने ऐसे करते करते इतना बढ़ा लिया कि भट्टू मंडी में जो हमारे प्लॉट कटे मॉडर्नाइजेशन हुई थी उस टाइम जो है ना उसको ओल्ड टाउन बोलते थे। ज़मीन जो है वहाँ कंसोलिडेशन के डिपार्टमेंट की पड़ी थी और उसमें प्लॉट कटे थे। जी। तो उसमें उन्होंने 3 प्लॉट ले लिए थे, मंडी में एक दुकान भी ले ली थी, मंडी में एक घर भी ले लिया था। इसी तरीके से एक बार बुआनी खेड़ा जाना होगा उनका। जी। तो कहने लगे कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार है और बुआनी खेड़ा मंडी आगे तरक्की करेगी। जी। 3 प्लॉट वहाँ भी ले लिया, 10% वहाँ भी भर दिया, लेकिन जो एरिया ही उपजाऊ नहीं था तो मंडी कामयाब कहाँ होनी थी, तो 10% भी उनका जपत हो गया था। तो इस तरह करते करते परिवार का हमारा काम जो है ना आपस में मिल के अच्छा चल जाता था, क्योंकि पिताजी खेती का काम कर लिया करते थे, चाचा जी टीचर थे और मेरे बाबा जी थे वो ये बिजनेस वाली लाइन में काम करते थे। जी। तो उसके बाद जब 1964 में मैंने मैट्रिक की, अभाव तो बहुत था। हम ये जो मिट्टी के तेल की छोटी चिमनी होती थी उस चिमनी में हम पढ़ा करते थे। अच्छा। यूँ मेरी पता है कब पढ़ते थे, आज याद नहीं है कितना पढ़ते कितना नहीं पढ़े, क्योंकि ज़्यादातर घर के काम में लगे रहते थे। सुबह खेत चले जाया करते थे और भाग के आगे बस्ता उठा के स्कूल चले जाया करते थे। और क्यों गांव में स्कूल था मेरे। जी। और स्कूल से आए शाम को तो वापस बस्ता रखे और खेत में चले जाया करते थे काम के लिए। लेकिन फिर भी पढ़ाई करते करते नंबर भी अच्छे आ गए और पढ़ गए। लेकिन मैं वही खुद को महसूस होता है कि पढ़ाई कब किस टाइम करी होगी, क्यों इतना भागादौड़ थी। और ना उस टाइम पानी का प्रबंध था, ना बिजली का प्रबंध था, कुछ था ही नहीं, ना सड़कें और वगैरह कुछ भी नहीं थी। जी। तो इसी वजह से हमारा जो ट्रैक्टर था बाबा जी ने लिया, तो ट्रैक्टर से मान लो साथ लगते 10 किलोमीटर पर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो कोस बोलते थे। तो अब यहाँ से जब जाया करते मंडी से तो गुड़ तेल तम्बाकू वगैरह ये लेके जाया करते, बिनोड़े वगैरह। और वहाँ से वापस आते टाइम चढ़े ले गया करते ट्रैक्टर में, तो ये मतलब किस्म का उसका भाड़ा अच्छा बन जाया करता था। तो इस तरह से एक सिस्टम में ठीक चल रहा था परिवार। जब मेरी मैट्रिक की जब मैंने की तो यहाँ से गवर्नमेंट दयानंद कॉलेज से एक नरेश गुप्ता थे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट थे, और एक धर्मवीर थे, डीपी थे। जी। तो वो दोनों हमारे गांव में पहुँचे गजट देख के। तो मेरे नंबर ठीक ठाक थे मैट्रिक में। पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हुआ था हमारा, बोर्ड वगैरह नहीं थे क्योंकि ज्वाइंट पंजाब था उस टाइम, हरियाणा भी। तो मुझे कहने लगे कि आप दयानंद कॉलेज में दाखिला लेंगे, कॉलेज की इच्छा है पढ़ने की।
मैंने कहा इच्छा पढ़ने गया जी, घर वाले थोड़ा मन भी बना रहे हैं, लेकिन सोच के बनेगा, क्योंकि कोई बात है कि इतना साधन वाली बात थी नहीं जी, काम चलाओ थे, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं। मैंने ये उनके दिमाग में है कि हम पढ़ाएंगे आगे, तो कहने लगे हम तो आपको कुछ सुविधा दे देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा हो जाएगा, सुविधा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आपका जो है हॉस्टल का रेंट नहीं लगेगा, फलां फीस में इतना छूट होगी, मतलब उन्होंने छूट वगैरह जो देनी थी वो दे दी थी। मैं यहाँ आ गया दयानंद कॉलेज में, हॉस्टल में रहने लग गया था जी। और पहले प्री इंजीनियरिंग की मैंने इंजीनियरिंग लाइन ले ली थी, क्योंकि हमारे गाँव के 2-3 सेठों लड़के थे अग्रवालों के, उन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग की हुई थी जी। तो प्री इंजीनियरिंग जैसे आजकल +2 की मेडिकल होती है, उसको जो है आजकल जो है अब तो मेडिकल बोल रहे हैं, उस टाइम प्री मेडिकल बोलते थे जी। और इंजीनियरिंग वालों को प्री इंजीनियरिंग बोलते थे कोर्स को। तो दाखिला ले लिया, प्री इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद नंबर मेरा आया नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो कारण है उसका कि हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट बन गए जी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि हरियाणा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था नहीं जी। पंजाब के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज थे, चंडीगढ़ ज्वाइंट था, पंजाब में पटियाला भी था, लुधियाना भी था। तो पहले तो हम सांझे में थे जी, मतलब हमारा कॉलेज थे, हमारा मतलब पंजाब कॉलेज था, पंजाब में हम थे जी। बाद में वो कॉलेज बन गए पंजाब के, हरियाणा हो गया अलग, हम अदर स्टेट में आ गए जी। तो अदर स्टेट के लिए कोटा इन दोनों कॉलेजों में 5% था। 95% अकेला पंजाब का था, 5% अदर स्टेट में हरियाणा भी आ गया, कर्नाटक भी आ गया, चाहे कोई स्टेट आ गया। तो उसमें मार्क्स का इतना हाई लेवल चला गया, ये बात नहीं बनी। उन दिनों ये नहीं होते थे एग्ज़ाम वगैरह, वो आपके उसके प्री इंजीनियरिंग के मार्क्स देख के जो है आपको एडमिशन दिया करते थे। प्री मेडिकल देखे मेडिकल में दाखिला मिलता था, प्री इंजीनियरिंग देखे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला करता था। तो बात बनी नहीं, तो फिर मैंने आर्ट्स ले ली थी। आर्ट्स ले गए और फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली यहीं दयानंद कॉलेज से। उसके बाद PG में दाखिला ले लिया यहाँ पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट कॉलेज में जी। और यहाँ से मैंने जो है MA कर ली थी। MA करने के बाद ये रिज़ल्ट हमारा आया था जून वगैरह जुलाई वगैरह में, और अक्टूबर में दयानंद कॉलेज में वैकेंसी निकल गई थी, जो अडोक बोला करते हैं उन दिनों, अडोक वैकेंसी निकली थी। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ तो सिलेक्शन मेरी हो गई थी, तो मैंने पढ़ाने में लग गया यहाँ दयानंद कॉलेज में जी। और उसके बाद 2 साल के बाद जो है ना कोई ऐसा इशू आ गया था, मैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कहूँगा कि मैट्रिमोनियल कोई इशू आया था, उसकी वजह से मुझे जो है वो कॉलेज एक किस्म का, कॉलेज से मेरी एक किस्म की छुट्टी होनी पड़ी। तो वहाँ से फिर मैं स्कूल खोल लिया मैंने, ये 74 की बात है, अच्छा। मोहल्ला में प्राइवेट स्कूल। और इतने में कॉल आ गई यहाँ से जाट कॉलेज से जी। दाखिले के बाद स्टूडेंट्स बढ़ गए तो एडोक के यहाँ आ गई थी। मैं यहाँ गया तो प्रिंसिपल उन टाइम गिल साहब हुआ करते थे, बड़े सख्त थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे जी। तो उन्होंने जो हाल था कॉलेज का उसमें 2-3 क्लासें बिठा दी थी और मुझे एक टॉपिक दे दिया था जी, इस टॉपिक पर आप लेक्चर दो यहाँ उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं उनको पढ़ा रहा था और 15 मिनट के बाद में पीछे से आवाज़ आई कि जेंटलमैन यू आर सिलेक्टेड। प्रिंसिपल पीछे बैठे थे जी। कद कम होता था तो ये पता लगता था प्रिंसिपल बैठे या नहीं बैठे, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल बैठे हैं। हो सकता है प्रिंसिपल बैठे होते तो मेरे पसीना आ जाता जी। काफ़ी सख्त प्रिंसिपल थे, इसमें कोई दो राय थे। चलो सिलेक्शन होगी वहाँ जी। तो मेरा स्कूल भी चलता रहा और मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा। उसके बाद इवनिंग कॉलेज जो है 76 में बंद हो गया। इवनिंग कॉलेज में एक नंदलाल छाबड़ा थे प्रोफेसर, वो थे, मैं मॉर्निंग में था। तो उस टाइम भी मैं शिकार बना, ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ावा है जी। शिकार इसलिए बना कि नंदलाल छाबड़ा जी के कोई सप्रा जी से ताल्लुकात थे और सप्रा जी का लंबा साहब जो थे उन दिनों बाद में जज हो गए थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे जी। तो उसकी वजह से मेरी तो छुट्टी कर दी गई, जबकि मेरा कायदा बनता था मॉर्निंग में तो मैं था जी। कॉलेज बंद हुआ इवनिंग का, अगर आपको रिलीव करना है तो इवनिंग और रिलीव करो। उनको मॉर्निंग में लिए और मुझे रिलीव कर दिया जी। तो मैनेजमेंट को वैसे ही होता है, जो हो गया ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत खारा लगता था कि भाई ये देखो नाम भी इसका रख रखा है जाट कॉलेज और मैं दिन में पढ़ाता हूँ यहाँ, मार्क्स मेरे अच्छे आए हुए, एक साल में हमने इकट्ठे MA के दोनों ने जी। उससे मेरे नंबर मार्क्स भी अच्छे थे और मैं पढ़ाई मॉर्निंग में रहा था, लेकिन नहीं, चलो उन्होंने वो कर दिया था, वो भी एक राजनीतिक मोड़ आना था।
तो जब छुट्टियां थी उन दिनों में चौधरी देवलाल जी बहुत बड़े नेता हो चुके थे उस टाइम तक जी। क्योंकि हम तो बच्चे थे। पहले 1962 में पहले मेरी उनके बारे में जानकारी हुई थी। 62 में वो भट्टू एरिया हमारा था फतेहाबाद में जी। तो यहाँ से मन्नाम गोदारा को तो कांग्रेस की टिकट दे दी थी और चौधरी देवलाल जी बागी हो गए। आज़ाद पहले कांग्रेस में होते थे और बागी हो गए और उन्होंने आज़ाद फार्म भर दिया था। वो भरा इसलिए कि भट्टू गांव के अंदर ही कई गांवों की पंचायत इकट्ठी हुई, वहाँ चौधरी साहब को बुलाया। तो उस टाइम इनकी 47 साल की उम्र थी और 47,000 की मार डली इनको चौधरी देवलाल जी को। और उस टाइम जो हम बैठे थे वहाँ जी, जो हम बच्चे थे हम खड़े हो गए, बार बार यूँ देख रहे थे, बार बार देख रहे थे भाई। तो पूछने लगे वर्कर वगैरह कोई जो ड्यूटी लग रही थी, क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो, बैठ जाओ। चौधरी देवलाल को देख रहे हैं। बोला जो सबसे लंबा होगा तगड़ा होगा ना जब आएगा, क्योंकि नेता लोग आ रहे थे और पता ही नहीं था कि वही देवलाल होगा जी। तो चौधरी साहब आए, वाकई में पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी थी। तो बता रहा था मैं तो उनका बात में राजनीति में यही कहना था कि एक नोट और एक वोट। तो जब भी उनको माड़ा जो डली थी, बता रहा हूँ मैं आपको कि लोगों ने ये बना के 47 साल की उम्र है 47,000 माड़ा वो आंकड़ा बैठाया उन्होंने। आज उस टाइम की अगर 62 की करो आप बात जी, तो आज तो 47 करोड़ के बराबर है वो पैसा वैल्यू आप ऐड करें तो उसके बाद चलो वो तो टाइम टिप लिया था, हमने देख लिया। बल्कि उनका एक जलसा था, कागदाना गांव में मेला लगता था वही तो चुनाव के दौरान, एमपी के चुनाव भी हो रहे थे जी। मुन्ना बागड़ी जी लड़ रहे थे सोशलिस्ट पार्टी से, चौधरी देवलाल उनको सपोर्ट कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी से भी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे जी। यहाँ नेत्राम अपने जाखोद वाले चुनाव लड़ रहे थे, उधर से मनफूल सिंह जो है फरीदपुर वाले छत्रपाल जी के चाचा जी वो भी चुनाव लड़ रहे थे। हिसार में नवल गोयल जी थे, सारे सोशलिस्ट पार्टी से थे जी। तो उस टाइम जो है ना हम गए, कागदाना जलसा रखा था। उस जलसे में कहीं कभी आधे ट्रैक्टर चले गए, कुछ भागते रहे, मतलब एक जुनून सा बना हुआ था उनके नाम का। चलो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा मैं लाइफ में इसमें आ गया तो 77 में जब जेल से छुट के आए, जनता पार्टी बनी तो इसके असेंबली के चुनाव आ गए थे जी। असेंबली के चुनाव आने से क्या हुआ कि सारे लोग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से शुरू में तो घबराई हुई थी क्योंकि इमरजेंसी में 18 महीने अंदर बंद होकर आए थे, ना साधन बचा था ना कोई और चीज़ इनके पास बची थी। तो लेकिन फिर भी जो है चुनाव लड़ रही थी पार्टी जी। तो एक दिन चौधरी देवलाल जी आए हैं कोर्ट के अंदर, मैं और धर्मपाल गुप्ता जी एडवोकेट थे, यहाँ अपना रेलवे स्टेशन के सामने ही है जी। तो वो दोनों खड़े थे वहाँ, मैं वकील नहीं था, वो वकील थे कोर्ट के अंदर। इतने में गाड़ी चौधरी देवलाल की हमारे पास आगे रुकी, बाहर हम खड़े थे। रुके तो हमने बाद में उतरे तो नमस्ते कर ली। वो कह रहे कहाँ के हो भाई? मुझे मैं भट्टू गांव से हूँ, ये ढांड गांव से है। बोला ये फिर तो तुम मेरे हल्के गई हो। उस टाइम 77 में ये चुनाव लड़ा इन्होंने जनता पार्टी से भट्टू कॉन्स्टिट्यूंसी से, भट्टू कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी थी जी। तो फिर कहले मेरे इलाके गए, हाँ जी आपके इलाके गए। इतनी बात हुई, फिर वो चले गए अंदर। फिर वो 10 मिनट बाद वापस आ गया, हम वहीं खड़े थे। वहीं खड़े थे तो आगे पूछने लगे यहीं खड़े हो? हाँ जी। बोले आपको शहर की तरफ जाना है? हमने देख लिया भाई चौधरी देवलाल जी जैसे आदमी गाड़ी में बिठाए ले जा रहे हैं तो और क्या चाहिए। जाना नहीं जाना मतलब वहाँ भी खड़े थे, तो काम तो था ही, बेकार ही खड़े थे बिल्कुल। तो उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। तो बैठने के बाद मैंने एक हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, मुझे टाइम हो रहा है खाने का, दिल्ली जाना था उनको, दोपहर का टाइम था। वो सारे दिन खाने का बेमत है गए, मुझे आप तो सीधा साधा सुना है आपके बारे में, तो जैसा भी है खिला देंगे खिला देंगे। चले गए तो वहाँ रामपुरा मतलब पहुँच गए गाड़ी उनकी। धर्मपाल गुप्ता जी का मकान आया तो वहीं रुकवा ली गाड़ी हमने जी। तो चौसा उतरे, कहने लगे तेरा मकान है क्या? मुन्ना जी मेरा तो नहीं है, मेरा किराए पर है, थोड़ा आगे है, स्कूल भी है और वहीं रहता हूँ। और रहने का क्या था उस टाइम में, बस यही था कि शादी तो हुई थी, साल भर हुआ था। रात को खाट डाल ली, दिन में खाट खड़ी कर दी, ठीक है। स्कूल भी चल रहा था वहाँ। तो मुझे मेरे वाला है ऊपर है, तो ऊपर उतरने उनको सीढ़ी में दिक्कत होती है जी। बोले चलो यहीं ठीक है। फिर वहाँ
खाना खुना खाया और खा के 15-20 मिनट लेटे थे। अजय कंघी करने वालों बहुत शौक था, कंघी जेब में रखते थे जी, बालों का यूँ कराया एकदम उल्टा करते बाया। चलो भाई मैं चलता हूँ चाय पी के, और ऐसे करना तुम भाई। 23 तारीख थी उस टाइम मेरे ख्याल में, जून था जी, पर उस तारीख को भट्टो आ जाना जलसा है मेरा, मुझे आ जाएंगे जी। उस तरह की राजनीति भावना नहीं थी हमारी। यूँ जरूर थे कि उनके बारे में हम अच्छा सोचते थे, उनसे जुड़ गए थे जी, लेकिन वो तो हमें जानते नहीं थे ना, हमको इस लंबे चौड़े हमने कोई सोच थी कि हमारी भी हम राजनीति में आएंगे। तो भट्टो जलसा था तो मैं जाके आराम से स्टेज के किनारे बैठ गया था जी, क्योंकि जो भी नेता थे, वर्कर थे, वो भाषण कर रहे थे, बोल रहे थे सब कुछ। तो चौधरी साहब आ गए। आने के बाद 2-4 मिनट बाद ही बोला था भट्टू का एक प्रोफेसर है, नाम तो भूल गए थे, बोले भट्टू का प्रोफेसर है, वो कहाँ है? बोले बैठा है यहीं रहा। मैं कहा मैं बैठा हूँ सर। नज़दीक बुला के बोल तेरे को बोलना है। कॉलेज में तो रोज़ बोला करते, लेकिन पॉलिटिकल स्पीच में मेरी मैडम स्पीच पहली बार वहीं मंडी में थी जी। उसके बाद जलसा ख़त्म होने के बाद तो कहने लगे कि मैं बीच में आऊँगा, 1.5 दिन का प्रोग्राम है सारे हल्के का, सारे गांव का और करने हैं जी, तुम मेरे साथ रहना। तो ठीक है जी, आपके साथ रहेंगे। 2-3 गाँव में साथ रहे, फिर कहने लगे ऐसे करो तुम आगे जाए करो जी, तो पहले तुम भाषण करो, जो भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है इतने में आ जाऊँगा। ठीक है जी, आगे चले गए। एक और इसी तरह से मास्टर रामजीलाल जी थे, मेवाड़ा गांव के पड़ोसी गांव था, वो उनके पुराने वर्कर थे जी, टीचर होते हुए भी मतलब चौधरी देवलाल से जुड़े हुए थे, भाषण वगैरह भी अच्छा कर लेते थे। हम दोनों फिर आगे चलते रहे। उसके बाद फिर गए 1.5 दिन के बाद, कहने लगे ऐसा है अब तुम लोग जाना पीछे से काम करते रहना, क्या मैं तो जाना है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं, क्यों दफ्तर वालों ने दफ्तर का काम संभाल रखा था, सारा अपना आप था जी। तो हम जैसा भी हमें ज्ञान था उस टाइम, किसी गांव में चले गए, कोई जो पुराने क्लास फेलो थे या और थे, कोई पढ़ाए हुए थे, इस तरह की बातें थी, उनसे हम तो एक समय पर्सनल टच करते रहे। फिर चौधरी देवलाल बन गए चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में 4-5 दिन बाद इनको कोठी मिल गई, 1 नंबर कोठी। तो मैं मिलने गया था उनको, और सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए। अब थोड़ा टाइम ठीक मिल जाएगा, वरना भीड़ भाड़ होती है सीएम के। तो मैं मिला और नमस्ते की, मैं सब बहुत बधाई हो आपको। तो अच्छा तुम बैठ एक बार। एक अरोड़ा पिए होते थे उन दिनों जी, उसके कमरे में वहाँ बिठा दिया कोठी पर। 15 मिनट बाद एक चिट्ठी आ गई जी कि संपत सिंह को राजनीतिक सचिव बनाया जाता है जी। मैं भाग के गया, उनके पास पता चौधरी साहब मेरे पास तो कोई पता ही नहीं मुझे, मैं नहीं कर सकता ये काम जी। जैसे आज लोग तो पीछे पड़ रहे थे, पहले ही पता होता है उनको सीएम के पास क्या क्या पद है, हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल, राजनीति के बारे में हमारी कोई सोच ही नहीं थी उस दिनों में, ये बातें होती भी नहीं थी। इस तरह से जो है ना भाग दौड़ और मारा मारी ये वो, जैसे ये आजकल तो लोग पूछो ही ना कर कोई जी, सारा कमर्शलाइज सिस्टम हो रहा है। उस टाइम ये बातें कुछ नहीं थी। तो बोले मुझे तो काम आता नहीं, बोले आप ही सीख जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद गाड़ी पीए स्टाफ वगैरह आ गया। तो उन दिनों रण सिंह मान जी के मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। ये टीचर थे, उनको पहली बार ये MLA बने थे। कहने लगा ऐसे संपत तो मेरे फ्लैट में आने लग जाना, उनको फ्लैट अलाट हो गया था। मेरे अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है तेरे को, मैं तो एक बार आना होता है, एक मीटिंग होती है, वो कोई बात नहीं। फिर हमने उनके फ्लैट में हमने रहना शुरू कर दिया था, और इस तरह 2 साल ये सिस्टम जो है चलता रहा। उसके बाद चौधरी भजन लाल जी बागी हो गए थे। पहले तो जनता पार्टी में थे ही साथ, और मंत्री भी बना दिया चौधरी देवलाल जी ने। हालांकि छोटा साहब नहीं चाहते थे वो मंत्री बने, लेकिन चौधरी देवलाल जी ने उनको बना दिया था। उसके बाद उन्होंने तो गुटबाजी शुरू कर दी थी अपनी, और एट वन टाइम बीच में 2-3 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पड़े, तो दोनों चौधरी साहब ले गए थे। लेकिन लास्ट जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई, वो मोरारजी देसाई जो उन प्रधानमंत्री होते थे, उनके कोठी पर मीटिंग बुलाई गई MLAs के जी, और वहाँ चौधरी देवलाल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर गए। तो भजन लाल जी CM बन गए।
हालांकि चो बदलाल जी ने मुझे ऑफर दिया था उस टाइम। कहते उसको तुम मेरे साथ ही आ जा, मेरे एरिया का ही है वह, बटुआ तो है आदमपुर में हूँगा जी। वो जी मैं तो कहीं नहीं जाता, मैं तो इनसे जुड़ गया, जो ये ड्यूटी लगाते रहे करता रहूँगा, नहीं कोई बात नहीं। तो जी खैर उन्होंने जब हट गए तो दिल्ली से लेकर डब्बाड़ी तक मेरे ख्याल में जितने भी गांव पड़ते हैं 60-70 गांव हैं, रोड साइड या रोड से 1-2 किलोमीटर अंदर जी, हर गांव में जलसा रखा। और इडली मतलब सारा एरिया जो है ना, इतने गांव थे वो 2 दिन में कवर करके और चौटाला पहुंच गए थे। तो मतलब आदमी पहले दिन चीफ मिनिस्टर से हटा है और अगले दिन लग जाए, मतलब आदमी कोई मुकाबला नहीं था संघर्ष के मामले में जी। मेहनत होगी, संघर्ष होगी, ये चीज़ उस आदमी के अंदर ज़बरदस्त भरी भरी उसको। कभी उनको एमएलए बनने न बनने का कोई ख़ास बात नहीं उनके लिए, क्योंकि उससे पहले 72 में जो चुनाव हुए असेंबली के, तो चो देवलाल तो हरियाणा में कहीं भी लड़ सकते थे अगर एमएलए बनना होता था। उनके दिमाग में ये थे कि चो बंसीलाल और भजनलाल ये लड़ रहे थे आदमपुर और तोसाम। तो इन जगह कोई कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हमारे पास नहीं है। खुद ने फार्म भरा जी, आदमपुर से भरा, तोसाम से भरा, पता था भी हारेंगे, ये भरा कि लड़ने के लिए इनको भाई टक्कर तो दें, बिल्कुल टक्कर देने के लिए, मतलब इतना जज्बा था उस आदमी के अंदर, संघर्ष करते किया और चुनाव चाहे हारे हो, लेकिन उनके लिए कोई उस बात की असर नहीं हुआ। उसके बाद जो है यूँ चलते चलते चली गई। उस टाइम में काफ़ी गड़बड़ हुई, बाद में चो चरण सिंह जी को हटा दिया। उसके बाद चो देवलाल जी ने दिल्ली में वोट क्लब पर रैली रखी, बहुत बड़ी रैली रखी और उसमें ज़्यादा रोल चौटाला साहब का रहा जी, क्योंकि वो इस मामले में बहुत मेहनती थे, ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत तगड़ी उनकी पकड़ थी, ज़बरदस्त। वो रैली बहुत तगड़ी सक्सेसफुल है, मतलब ऐसे रैलियाँ तो शायद बाद में वही 1-2 कोई चो देवलाल नहीं करी थी, लेकिन और कोई आदमी वहाँ दिल्ली में नहीं कर पाया। मगर उनको एक किस्म यूँ कहते थे कि मतलब वोट कैचर इस नाम से हो गए, मशहूर हो गए थे वोट कैचर, कि भी वोट कैच करने वाला तो चो देवलाल है। उनकी सोच हमेशा यही थी कि हवा बनाओ जी, सभी जातियों को जोड़ो, सभी लोगों को जोड़ो, और हवा बन जाएगी सारे जीत जाओगे, और हवा नहीं बनेगी तो मैं भी हार जाऊँगा जी। मतलब इतनी फ्री एंड फ्रैंक उस आदमी की सोच थी। तो फिर बाद में चलो आंदोलन वगैरह चलते रहे, लोगों में और गुस्सा था भी, बदलाव बन गया, चो देवलाल को हटाया है। 82 तक ठीक हवा बन गई थी जी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ 82 में, एक ज़बरदस्त राजनीतिक भूचाल आया। वो इस वजह से आया कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधान थे उन्होंने पार्टी ऑल इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया, जब टिकटें बंटने लगी, अच्छा माहौल था, ऐसी बात नहीं, उन्होंने उनसे चो बंसीलाल जी मिल गए, उनके एक दामाद थे चो चरण सिंह के, उनके थ्रू, और उन्होंने बहुत जगह जो थे चो देवलाल के खास आदमी थे उनकी टिकटें काट दी जी, और जो बंसीलाल के से जुड़े हुए लोग थे उनको टिकटें दे दी। लोग तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे जी। जब मैं खुद ही रहा 1980 में चो देवलाल जी ने सीट खाली की थी बटू की, क्योंकि एमपी बन गए थे सोनीपत जी, सोनीपत एमपी बन गए तो सीट खाली कर दी बटू। तब मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने भी कहा जी मैं चुनाव के बारे में पता ही नहीं कुछ भी, और तो ठीक है तो आप ही बन जा कर लेगा करके, चलो जी फार्म भर दिया। उस टाइम तो स्टेट के वर्कर आए हुए थे, मैं इतना जानता भी नहीं था लंबा छोड़ा, लेकिन वर्कर वगैरह और कोई आए हुए थे। 2 लेडीज़ थी, उनको ठहराने के लिए कोई जगह नहीं मेरे पास, मेरे घर में ही रुकी थी वो, दोनों। एक तो फूलवती थी, वो आजकल है अभी भी है जी, एक और कोई कृष्णा नाम से थी सोनीपत जिले की, तो वो थी, तो वहाँ रुके थे इस टाइम। और वो चुनाव में लूज कर गया, बाई इलेक्शन था, चो भजनलाल सीएम थे। लूज इसलिए किया कि चो भजनलाल जी ने बोगस वोट बहुत बना रखे थे। यहाँ से मुझे पता लगा कि तो क्यों आ रहा है, मैंने कारण देखना शुरू किया। ये बडोपड़ में उस टाइम 3000 वोट थे, 3000 पोल हुए जी, हमें मिले सिर्फ 3 वोट। इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बूथ कैप्चरिंग हुई थी उस टाइम। वोट तो वहाँ थे, लेकिन गरीब आदमी में थे जी, तो उन गरीब आदमी को वोट डाले नहीं दिया।
इसी तरह और गाँव के अंदर। और जाली वोट बहुत बना रखे थे। वही वोट तो राजस्थान के गांव में, वही वोट आदमपुर हल्के में, वही वोट भट्टू हल्के में, वही वोट फतेहाबाद हल्के में। 4-4 वोट एक एक आदमी इस तरह बना रखे थे जी। तो फिर मैंने मुहिम चलाई, सारे ये हल्कों की वोट लिस्ट ले ली। राजस्थान के गंगानगर की वोट लिस्ट ले आया। डिफेंस कॉलोनी मेरा मकान था जी। मतलब है पूरा बना हुआ भी नहीं था, क्योंकि वो फिर बात आ गई कि मेरे बाबा जी ने बनाया था ये। वो कहने लगे भाई संपत तू राजनीति में आ गया, मुझे मकान की जरूरत चाहिए। उन्होंने बना दिया, मकान बना दिया, लेकिन उसके लिपाई वगैरह का, फर्श वगैरह का, टॉयलेट वगैरह का उनका काम रह गया था। कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था जी। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऑटो मार्केट में आए हुए थे तो ठीक करा रहे थे ट्रक, तो ड्राइवर अपना काम करवा रहा था। ये लेट गए, चारपाई पर चादर उठ गए। 11 बजे का टाइम, दिन में थोड़ा ठंड का टाइम था। तो उनको उठाया, पैसे के लिए जरूरत पड़ी ड्राइवर को, ये वाज नो मोर, हार्ट फेलियर हो गया, डेथ हो गई थी जी। वहीं से हमें बहुत तगड़ा झटका लगा एकदम। और मेरा मकान बाद में उसी हालत में मुझे मैं बेच के आया हूँ बाद में, क्योंकि नहीं लगा पाएगा जी। मंत्री था तो भी नहीं कर पाया था। तो हो गया वो 80 वाला। उसके बाद हमने मेहनत करनी शुरू करी, वोटों की लिस्ट पैरेलल बना ली और उनको चैलेंज किया। एक फार्म को चैलेंज करने में आपको बहुत टाइम लगता था एक वोट को जी। पहले तो आप जिसके बारे में चैलेंज कर रहे हो उसका बायोडाटा चाहिए सारा आपको, उसका नाम, फादर नेम, एज वगैरह, एड्रेस वगैरह, फिर जो पर्टिकुलर होते हैं उसके वो सारे देने पड़ते थे। फिर जो आदमी ऑब्जेक्ट करता था, एतराज़ करता था जी, उसका सारा बायोडाटा फार्म भरना। फिर एक आदमी सेकंड करता था, उसका बायोडाटा भरना। तो मतलब कहना कि एक फार्म बहुत टिपिकल था एक वोट को कटवाने में जी। लेकिन हमने वो किया रात को 2-2, 3-3 बजे तक। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में मैं दलबीर फोगाट थे हमारे भाई, तो वो 30-40 लड़कों को ले आया करते, तो उनसे फार्म भरवाते थे। मेरी बहुत मदद करी थी दलबीर फोगाट ने। चलो हमने बना लिए। साथ में अपना उस टाइम ऋषि सैनी जो नौचरों का निकालते हैं जी, ये भी हम साथ ही थे, इकट्ठे थे। मैं युवा का प्रेसिडेंट बन गया था, ऋषि जनरल सेक्रेटरी बन गया था स्टेट का। तो हमने जुलूस निकाला वहाँ से लेकर अपना नागौरी गेट से, और जुलूस किस चीज़ का, बंडल बांध के फार्मों का जी, गठड़ी बांध के उठा के चले वहाँ से। फिर SDM यहाँ चौखानंद चौधरी थे, CN चौधरी, उनको वो दिया। लेकिन वहाँ भी मैं तसल्ली नहीं, फिर गए हम इलेक्शन कमीशन में जी। तो हमने पैरल दिखा दिए, देखो जी यहाँ वोट है, यही वोट यहाँ है और यही वोट यहाँ है, सामने पेश कर दिए। फिर उन्होंने ऑब्जर्वर की टीम भेजी जी, और ऑब्जर्वर की टीम में वो वोट सारे कटे। हम साथ गए हैं, उधर से जो पोखरमल जी जाते थे, भजनलाल के भाई, पाटन बिजनेस भाई, और पंडित रामजी लाल जी भी जाते थे उनके जी। हमारे पास तो लंबा चौड़ा कोई साधन था नहीं। तो उस टाइम से वीरेंद्र सिंह जी को हमने साथ लिया था, उनकी गाड़ी भी थी और हम साथ ले गए। तो घर जा जाके सबकी चेकिंग करके वोट वो कटवाए थे। उन दिनों में जैसे बट्टे हैं उनके वोट बना लिए, तो घरों का बंटवारा कर दिया। फलाना नंबर घर, कै ख ग घ 26 लेटर जी, इंग्लिश के भी 26 लेटर हो गए। तो हमने कहा भाई A to Z जो है मकान मिलेंगे तो आदमपुर भट्टू इस एरिया मिलेंगे। इतनी 26 स्टोरी मकान बन रहे हैं, A भी बना के कर दिए थे। और चाहे भजनलाल जी के भी 3 जगह वोट बने हुए थे, और तीनों जगह फादर नेम दूसरा लिख रखा था। अच्छा। और फादर नेम दूसरा, यूँ नाम तो वही था, उससे जुड़ते उड़ते नाम लिख रखे थे। एक गांव में जैसी भाषा बोलते हैं उसी तरह लिखवा दिया उन्होंने। जैसे एक जगह तो खैरू लिखा हुआ था, एक जगह खैराम लिखा हुआ था, एक जगह खैराज लिखा हुआ था। इस तरह से तुम घर में गए हो नाम पूछा है तो गांव में बोल देते हैं ना कहीं पर भी, भाई खैराज है भाई, या खैरू राम है भाई, या सीधा छोटा नाम ले लेते बोले खैरू है, खैरू का घर है ये तो है। तो सारा साबित होने के बाद वो वोट सारे वोट कट गए, और 82 तक पहुँचते वो हमारा संघर्ष बहुत तेज हो गया था। तो 100% मेरी तो जीत थी, लेकिन मेरी टिकट काट दी गई जी, चौचरण सिंह ने। तो मैं चौदेवलाल जी के पास गया, बोला अब बताओ संपत क्या करें। मुझे लोग तो कहते हैं चुनाव लड़ो,
मैं बस से आगरा गया, आगरा मोड़ में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर भट्टू गया, वहाँ में काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। सब ने यही कहा कि बैठना नहीं है, चुनाव लड़ना है जी। तो मैंने देखा कि चौधरी देवलाल की उम्र के लोग बहुत थे और मेरी उम्र के बहुत जवान था मैं तो उस टाइम। तो दो पीढ़ियाँ साथ आ गई। चुनाव तो चौधरी साहब मैंने कहा मैं जीत रहा हूँ और फिर लड़ लें। तो मैंने चुनाव में फॉर्म भर दिया। जब ये चुनाव का प्रचार शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले ही चौटाला साहब ने 2 दिन का टाइम दे दिया। 9 गांव थे, 26 गांव रख लिए थे। जब तक पार्टी वाली बात तैयारी प्रचार शुरू नहीं हुआ था, फटाफट उनसे कवर कर लिया। उसे साबित ही हो गया कि मैं चौधरी देवलाल कैंडिडेट हूँ। और राम स्वरूप बिश्नोई जो नांदेड़ी के हैं, मुन्ना गोदारा जी के दामाद थे, इनको लोग दल की टिकट दे दी जी। तो इनको टिकट मिलने के बाद जो है ना लोगों का विरोध इतना बढ़ गया, गांव में जाते विरोध करते थे लोग, सारा लोग दल के लोग थे। तो ये 10-12 दिन के बाद अपना दफ्तर बंद करके चले गए थे। ऐसी पोजीशन शायद ही कहीं हो कि ऑफिशियल कैंडिडेट दफ्तर बंद करके चले जाए। तो और लास्ट दिन फिर गोदारा साहब भी आ गए थे जी। संपत में मैं हूँ, तेरी मदद करूँ, ठीक है मेहरबानी। चुनाव में जीत गया। चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ कि 31 MLA जीते थे लोक दल के जी, 36 थे कांग्रेस के, मेजोरिटी किसी की नहीं थी जी। लेकिन चौधरी देवलाल के साथ 6 वोट तो कमिटेड थे बीजेपी के और 3 वोट थे जनता पार्टी के नाम के, खाना राम सिंह वगैरह ये थे जी। तो 37 और 3 40, बाकी इंडिपेंडेंट थे। मतलब 50 से ऊपर का वोट बैंक इनके पास बन गया था और गवर्नर से मिले भी थे जी। लेकिन गवर्नर ने ये कहा कि ठीक है कि आप सोमवार को आना। फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का फार्मूला लगा के, वो 36 थे, हम 31 थे। उन दिनों श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी जी। तो फार्मूला लगा दिया, बैजनाथ जी को संडे को शब्द दिला दी, रह गए। फिर उस टाइम में बैजनाथ जी दिलाने के बाद में बहुत GT रोड के ट्रैक्टर जो चंडीगढ़ पर धावा बोलना, क्यों लोगों में गुस्सा बहुत था। तो ट्रैक्टर थे, उनके इंजन थे, उन्होंने मिट्टियाँ गिरा दी और करवा दिया, मतलब बहुत नुकसान किया उस टाइम। बेचारे लोग बहुत दुख पाए थे, लेकिन नशा था चौधरी देवलाल के नाम का। तो उस टाइम में जब बैजनाथ को जरूरत थी, क्योंकि MLA तो 36 बने थे, 10 की जरूरत थी। मेरे पास भी आए, बोले सब तू तो आज़ाद है, तू तो आ सकता है। मैंने कहा मैं आज़ाद नहीं, मुझे तो राजनीति में लाने वाले चौधरी देवलाल है। मेरे राजनीति गुरु वही है, जन्मदाता राजनीतिक तौर पर अगर कहूँ मैं आया हूँ, जन्म लिया मैंने राजनीति में, वो चौधरी देवलाल ही मेरे सब कुछ वही है करेंगे, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो मेरे दिमाग में नशा था। आज वाली बातें नहीं जैसे आज लोग सोचते हैं ना, इधर चला गया मिनिस्टर बन जाएगा, ये पैसा आ जाएगा, वो पैसा आ जाएगा, तेरे काम होंगे, वो भावना ही थी। इसलिए मैं अब यूँ कह दूँ ना, ये भावना थी ना, कोई भावना किसी किस्म की नहीं थी। और मैंने कहा मैं तो एक नशा था, मुझे इस आदमी को मैं छोड़ नहीं सकता किसी भी सूरत के अंदर। खैर उन्होंने फिर आज़ाद भी तोड़ लिए, लोक दल को भी तोड़ दिया जी। 31 जो कैंडिडेट अपने जीते थे, 31 में से 11 वो लेके चले गए। अच्छा, लोक दल 11, उन दिनों फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो है ना रूल नहीं था, इसलिए ले गए वो, लेकिन मैं नहीं गया। फिर बाद में क्या हुआ कि 20 MLA रह गए लोक दल के और 21वां में आज़ाद था जी। फिर वो चौधरी देवलाल जी अलग अलग हो गए, अलग पार्टी बना दी। तो चौधरी चरण सिंह के पास तो रह गए 12 MLA और चौधरी देवलाल के पास रह गए 8। अपोजिशन लीडर भी चंद्रावती बनी उन दिनों जी। कहाँ इतना बड़ा लीडर और कहाँ इतनी बातें, किस तरह MLA भागना शुरू करके पार हो कर लिए। 8 से तो 9 फिर मैंने उन दिनों फिर लोक दल ज्वाइन ही कर ली थी। उस टाइम मुझे नहीं पता जो कैसे ज्वाइन करना है पार्टी का। मैंने तो ये कहा जी मैं भी लोक दल का हिस्सा हूँ, मुझे लोक दल से तो मैंने जो कागज़ पूर्ति करनी थी वो वकील वगैरह थे उन्होंने कर ली और मैं लोक दल ज्वाइन कर गया। तो चौधरी देवलाल के पास हो गए 9। वो फिर उनको कहते थे मेरे 9 रतन हैं, हाँ भाई इस मार धाड़ में बचे हैं, मेरे साथ लगे हैं। जब आदमी के पास इतनी फोर्स हो
31 MLA बन रहे हो, आज़ाद आपके साथ हो, बीजेपी आपके साथ हो, सब कुछ होने के बाद आपके पास सिर्फ 8 पार्टी रह जाए, 9 संपत्ति मिल जाए, 9 हो जाए। ये बहुत ऐतिहासिक बात है। ये नौरत्न, अगर आप नाम बता पाए उनके नौरत्नों के। मैं कुछ तो बता दूँगा। एक तो थे मास्टर हुकम सिंह जी, एक थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एक थे नरसिंह ढांडा जी, जिनकी वाइफ पिछली बार बीजेपी से MLA बनी थी, मंत्री बनी, कमलेश ढांडा उनके घर वाले थे। अच्छा, और भाग्यराम जी एलनाबाद से MLA थे। लक्ष्मण कंबोज और मांगेराम राठी, मांगेराम नंबरदार बोलते थे, बहादुरगढ़ से MLA थे, वो थे। हो गया मेरे ख्याल में, एक आधा कोई भूल गया होगा करके, लेकिन ये लोग थे।